जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी में विगत वर्षों में पूछे गए गणित के प्रश्नों का, जिसमें कि हम 3 मई 2016 फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। अब जो है 3 मई 2016 सेकेंड शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है उसका भी एक पार्ट हमने दे दिया है। ये दूसरा पार्ट होगा मैथ्स के सॉल्यूशन का। आज जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड शिफ्ट का भी, तो आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए डीएस मैथमेटिक्स। और आपके लिए आज का पहला सवाल ये रहा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? तो आप समझिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बट आप इसमें और भी बहुत कुछ आपको समझने के लिए है, देखिए और समझिए। ये रहा वृत्त, ठीक है। वृत्त 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 ये रहा वृत्त का केंद्र। इस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र। और ये जो चारों बगल देख रहे हैं ना आप, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और ये हो गया केंद्र। केंद्र से एक और परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। समझ में आ रही है ना? इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या, ठीक है। अगर इसको दोनों छोर मिला देंगे, परिधि पे अगर ये दोनों छोर मिल जाए, तो इसका नाम दोनों छोर जैसे ही मिल जाएगा, देखिए इतना सा हुआ, ये त्रिज्या। या इधर ले लीजिए या इधर लीजिए, किधर भी लीजिए, किसी भी और इस केंद्र से किसी भी और कहीं भी परिधि को मिला दीजिए एक और, तो वो केंद्र, और दोनों ओर मिला देंगे तो व्यास। जैसे ये हो गया वृत्त का व्यास, दोनों ओर मिल गया तो क्या हो जाएगा? व्यास, ठीक है। ये दोनों ओर को क्या बोलेंगे? व्यास, एक ओर को त्रिज्या, ठीक। अब देखिए, ये परिधि हो गया, एक और त्रिज्या हो गया, दोनों ओर व्यास हो गया, ये बिंदु केंद्र हो गया, ठीक ना। अब देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। सेक्टर, ये हो गया आपका सेक्टर, ठीक है। अब जीवा क्या होता है इसको समझाते हैं आपको। सेक्टर आप समझ गए, जीवा देखिए क्या होता है। परिधि को दोनों ओर मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है। ये हो गया जीवा, दोनों छोर जो मिले वो होगा जीवा। और सबसे बड़ी जीवा जो वही होता है जो वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है, और जो वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है उसको क्या कहते हैं? व्यास। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं, बने रहे मेरे साथ। देखिए, आपके लिए दूसरा सवाल हम तैयार रखे हैं। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो आपको बताना है ये त्रिभुज किस प्रकार का है। समकोण है, न्यूनकोण है, अधिक कोण है या समबाहु है, ठीक है। इसको बताने के लिए पहले त्रिभुज का जो कोणों का अनुपात दिया है इस पे हमको विचार करना होगा, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है। त्रिभुज जो होता है, कोई भी त्रिभुज हो, उनके तीनों कोणों का योग, तीनों आंतरिक बोल सकते हैं आप, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ जो है दिया हुआ अनुपात 2, 3, 4, अगर हम लोग इसको जोड़ें 2, 3, 5, 4, 9 होता है। क्या होता है? 9। और होता कितना है? 180 डिग्री। मतलब यहाँ अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 अनुपात में है, 9 इकाई होता है
और रियली में कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। 9 इकाई का मान 180 डिग्री है, तो 1 इकाई का मान देखिए क्या होगा? 9 दूना 18, 20 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण जो है, अब हम कोण पे जरा विचार कर लें। तो पहला क्या है? 2 अनुपात, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 20, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 दूने 40, 3 यूनिट का मान 20 तिया 60, 4 यूनिट का मान 20 चौके 80। अब देखिए आपके सामने उस त्रिभुज, जो भी त्रिभुज होगा उसका कोण आ गया है। त्रिभुज का जो कोण है वो है 40, 60, 80। इनमें से तीनों कोण 40, 60, 80 तीनों क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? तो न्यून कोण त्रिभुज। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। अगर तीन में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होता तो वो हो जाता आपका समकोण त्रिभुज। अगर तीन कोण में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाता तो वो हो जाता आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अगर तीनों कोण की माप जैसे 60, 60, 60, अगर तीनों कोण इक्वल होता तो वो हो जाता आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप बने रहे मेरे साथ। हम आपको त्रिभुज भी बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब कुछ लेके जाइए। और अगला सवाल आपके लिए ये रहा। सवाल आपके लिए आ गया। क्या है सवाल? यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा भगा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, आप देखते रहिए गौर से, कहीं जाइएगा मत। 5 tan थीटा बराबर 4 है। 5 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? 5 ई बगल आएगा, साइड चेंज होगा तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 4 बटा क्या हो गया? 5। tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 4 बटा 5। हमको मान किसका निकालना है? ये। ठीक है, अब इसमें बिठाएंगे हम, देखिए कैसे। tan थीटा जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कि होगा 4 बटा 5 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 3 साइन थीटा है, जो मान निकालना हम लोगों को वो 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा का मान क्या लेंगे हम? 4 गुने 4 माइनस 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या लेंगे? 5 भगा 2 साइन थीटा। साइन थीटा का मान 4 प्लस 3 कॉस थीटा का मान 5। तो 3 गुने 4 12 माइनस 2 गुने 5 10। 12 में 10 खत्म, क्या बचा? 2 भगा 2 गुने 4 8, 5 गुने 3 15। 8 प्लस 5 15 कितना हो गया? 8 प्लस 15 कितना हो गया? 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बटा भाग मतलब बटा 2 भगा 23। समझ गए आप? अगर समझ गए हैं तो इसको नोट कीजिए। आपके लिए अगला सवाल ये रहा। दो अनुपूरक कोण x प्लस 38 डिग्री और 3x माइनस 58 डिग्री है, तो इनमें से बड़ा कोण बताना है। आप पहले अनुपूरक कोण के बारे में समझ लीजिए। वैसा दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो अनुपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? वो क्या कहलाता है? अनुपूरक कोण। ठीक ना? तो दो कोणों की माप दिया हुआ है, इनमें से बड़ा कोण क्या है वो दिखा देना है। ठीक है, तो अगर ये अनुपूरक कोण है तो इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री। आप इनको जोड़िए, x प्लस 38 डिग्री
प्लस 3x माइनस 58 डिग्री। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इनका मान कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये अनुपूरक कोण है। ठीक है, ये x 3x के साथ जाके जुट जाएगा, क्या हो गया? 4x। 38 में 58 घटाएंगे, क्या बचेगा? -20 बराबर क्या हो गया? 180। 4x बराबर क्या हो गया? 200। x का वैल्यू क्या निकल गया? 50 डिग्री। ठीक है, अब बताना है हमको कि कौन बड़ा है, कितना डिग्री होगा बड़ा वाला कौन। तो पहला कौन देखिए है x प्लस 38 डिग्री। तो x का मान 50, 50 38 क्या हो गया? 88 डिग्री। दूसरा कौन है? 3x माइनस 58 डिग्री। x का मान है 50 डिग्री, 50 गुने 3 150, 150 में आप घटाइएगा 58, बचेगा क्या? 92 डिग्री। ठीक है, आप खुद बता सकते हैं कौन बड़ा हुआ? 92। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा। एक 144 पेंसिलें, 144 पेंसिल 22.5 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई है और प्रत्येक पेंसिल मतलब एक पेंसिल 2.25 की दर से बेची गई। तो लाभ बताइए, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में कोई जरूरी नहीं है कि हम 144 पेंसिल का क्रय निकालें, विक्रय निकालें, ये टाइम की बर्बादी होगी। आप एक पेंसिल पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कैसे निकालेंगे। 22.5 रुपया प्रति दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं? 12। ठीक है, मतलब जो क्रय मूल्य है 12 पेंसिल का क्रय मूल्य है 22.5 रुपया। क्रय मूल्य क्या है? 12 पेंसिल का क्रय मूल्य है 22.5 रुपया। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा? एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 22.5 बटा 12। समझ रहे हैं आप बात को? 10 कलम का दाम अगर 20 रुपया है तो एक कलम का दाम क्या होगा? 20 बटा 10, 2 रुपया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 12 कलम का दाम, 12 पेंसिल का दाम 22.5 रुपया है। तो एक पेंसिल का दाम कैसे निकालेंगे? 22.5 बटा 12। ठीक है, तो एक पेंसिल का दाम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक, कटाइए आप इसको। 5 चौके 20, फिर 2 बचा, 2 पर 5 25, 5 है 25। ठीक है, 5 से ये भी कटेगा, 24 पंचे 100। फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 15 तिया 45, 8 तिया 24। तो एक पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो 15 बटा 8 है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना निकला? 15 बटा 8 रुपया। और विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रत्येक पेंसिल का क्या है? 2.25। विक्रय मूल्य आपको पता है और क्रय मूल्य भी हमको पता है, विक्रय मूल्य भी पता है, तो लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ क्या हो रहा है? देखिए लाभ क्या हो रहा है। लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दीजिए, लाभ निकल जाएगा। तो लाभ 2 निकालने के लिए क्या करेंगे? हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य है 2.25, इसमें घटाएंगे क्रय मूल्य जो कि है 15 बटा 8। समझ रहे हैं आप इसको? 1 और 8 का लघुत्तम लेंगे 8, 8 में 1 से भाग दिया 8, 8 गुने 2.5 करेंगे। क्या करेंगे? 2.5, 2.25। तो 8 गुने 5, 8 पंचे 40 के 0, बाकी रहा 4। 8 दुने 16, 16 4 20, 20 के 0, बाकी रहा 2। 8 गुने 2 16, 2।
18, 2 अंक के बाद दशमलव है, डाल दिए, माइनस 8 में 8 से भाग दिए, 1 गुने 15, 15 क्या आ गया देखिए, ये हो गया 18, 18 में घट गया 15, बचा 3, नीचे में क्या रहा 8। तो लाभ हो गया आपका 3/8 रुपया। लेकिन आपको लाभ जो है रुपया में नहीं बताना है, प्रतिशत में बताना है। एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे लाभ हो या हानि हो वो हमेशा क्रय मूल्य से ही तुलना करके बताया जाता है। और जिस राशि से तुलना किया जाए, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जिस राशि से तुलना किया जाए उसको हमेशा बेस बनाइए, ठीक है। तो हमको अब यहाँ पे क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य से ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग लाभ प्रतिशत बताएंगे। क्या बताएंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हुआ है 3/8। लाभ किस पे होता है, हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तुलना किससे होगा, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य को क्या बनाएंगे, बेस। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 15/8। तो 15/8 गुने कितना से होगा 100, ठीक है। आप इसको सोल्व कीजिए, 3/8। ये अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, 8 8 कैंसिल, 3 5 15 गुने क्या है 100। 5 से कटाइए 100 को, 20 बार में कैंसिल। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया 20%। समझ गए आप। इसको हम शॉर्ट में भी आपको बता देते हैं, आप इसको पहले नोट जरूर कर लीजिए। इस सवाल में 144 आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है, ठीक है। आप उस पर मत जाएं। आप एक पेंसिल का भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल के निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 144 का क्रय मूल्य निकालेंगे फिर 144 का विक्रय मूल्य निकालेंगे, इससे आपकी टाइम की बर्बादी होगी, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, कभी भी ना करें। अब देखिए इसको और एक तरीके से, शॉर्ट तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। ये जो 22.5 रुपया प्रति दर्जन लिखा है, तो 22.5 रुपया प्रति दर्जन जो है, ये 12 दर्जन मतलब क्या होता है 12 पीस, ठीक है। ये 12 पीस का कीमत देखिए 22.5 रुपया है। और जब बेचने की बात आती है तो 2.25 में एक पीस बेचा जाता है, ठीक है। अगर हम इस पैसे को बराबर कर लें, जो कि बहुत आसानी से दिखता है बराबर हो जाएगा, अगर आप इसमें 10 से गुना कर दें, कितना से 10 से, तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे हम इसमें 10 से गुना करते हैं, इसमें कितना से गुना करते हैं 10 से, तो इधर भी गुना करना होगा 10 से। देखिए क्या हो जाएगा, ये 2.25 जो था वो हो जाएगा 22.5 और इधर क्या हो जाएगा 10। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए जिस पैसे में 12 पीस खरीदा गया है उस पैसे में 10 पीस ही बेचा जाता है, उस पैसे में 10 पीस ही बेचा जाता है। तो 2 पीस क्या हो गया लाभ, 2 पीस क्या हो गया लाभ। तो हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो 2 पीस क्या हो गया लाभ ना, और इसका मतलब है क्रय मूल्य किस पे आ गया 10 पेंसिल पे ही क्रय मूल्य आ गया है, तो बटा 10। और 2/10 को अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। अगर नहीं समझते हैं तो 100 से गुना कीजिए और आंसर लीजिए 20%। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आएंगे, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे परसेंटेज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा परसेंटेज का वीडियो। आप उसको परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 परसेंटेज का इंट्रोडक्शन, मैंने सारा वीडियो डाला हुआ है उसमें, आप वहां से देखिए और सीखिए डिटेल में परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज डिटेल में पढ़ना है तो आप परसेंटेज के प्लेलिस्ट में जाइए और परसेंटेज को बेहतरीन तरीका से पढ़िए और 5G से भी ज़्यादा स्पीड चलने का आनंद उठाइए। आपके लिए दूसरा सवाल तैयार है।
घंटे वाली जो सुई है और मिनट वाली सुई, ओवरलैप कहने का मतलब मित्रों ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, इसी के ऊपर पे जब मिनट वाली सुई आ जाएगी तो इसको ओवरलैप करते हैं। ये घंटे वाली सुई रहा, इसके ऊपर पे मिनट वाली सुई जैसे आ जाएगी, इसको क्या कहेंगे? ओवरलैप। ठीक है, समझ गए आप बात? इसको क्या कहेंगे? ओवरलैप। तो 1 घंटे में इस प्रकार से एक बार ओवरलैप होता है। तो 24 घंटे में आप कहिएगा 24 बार, तो जी नहीं, 24 घंटे में 22 बार। वो क्यों? क्योंकि 12 बजे एक ऐसा समय है जब ओवरलैप होती है तो वो 12 ही बज जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? 11 से 12 के बीच में जो एक बार ओवरलैप होता है, 11 से 12, तो उस समय बज जाता है 12। उसका काउंटिंग 12 में अगर कीजिएगा तो 11 से 12 में नहीं होगा, अगर 11 से 12 में कीजिएगा तो फिर 12 से 1 में नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात? तो इस तरह से 24 घंटे में 2 बार ये कंडीशन होता है, एक बार दिन में, एक बार रात में, जिसका काउंटिंग आप 2 बार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कितने बार ओवरलैप होगा? 22 बार। ठीक है, आपके लिए दूसरा सवाल हम तैयार रखें। और एक बात, अगर आपको डिटेल में घड़ी के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। अभी हमने उसमें वीडियो नहीं डाला है, लेकिन 2-3 दिन में सारा वीडियो आपके लिए तैयार होगा। ठीक है, आपके लिए दूसरा सवाल ये रहा। ये जो संख्याओं का सेट दिया गया है, इसका माध्य ज्ञात करना है। अगर इस प्रकार का संख्याओं का सेट दिया गया हो और इसका माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम कि आप इसको ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 8 जोड़ 0 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 9 27, 1 28, 5 33, 4 37, 7 37, 7 44, 2 46, 5 51। कितना आया? इन सबको अगर हम ऐड करते हैं, सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे? प्लस 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 जोड़ देंगे तो क्या आया? 51। फिर उसकी संख्याओं को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है? 12। तो 12 से आप इसमें भाग लगाइए। ठीक है, कितना हो रहा है? बड़ चौके 48। क्या बचा? 3। 3 पर 0 क्या हो जाएगा? 30। तो यहाँ आएगा 1 दशमलव। तो 12 दूना 24, बचेगा क्या? 6। 6 पर 0 60, 12 पंचे 60। तो इन संख्याओं का माध्य क्या हो गया? 4.25। अगला सवाल आपके लिए तैयार है, आप कहीं जाइएगा मत। ये रहा। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। समझ रहे हैं आप? एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो इसको एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पहले आप इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, खुट्टे को, किसी व्यक्ति को या किसी पॉइंट को पार करे तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करता है। ठीक है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, खुट्टे को, पोल को, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पॉइंट मात्र को पार करे, तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है। समझ गए बात? मतलब इस कंडीशन में जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई
ही होगी। ठीक है, समझ गए आप? क्या निकालना है हमको यहाँ पे? टाइम। तो टाइम क्या होता है, इसका जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है, टाइम क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, ट्रिक उरिक के चक्कर में तो सबसे पहले आप पढ़िए नहीं, समझ रहे हैं ना बात को? कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद ट्रिक समझिए। ट्रिक समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, सारा काम चौपट। तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझ जरूर लिया कीजिए। ठीक है, तो क्या अभी हमने आपको समझाया कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे, खुट्टे, किसी पोल, किसी व्यक्ति को पार करे तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है। ठीक है, हमको बताना क्या है? समय। तो समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, और यहाँ पे दूरी क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो देखिए चाल जो है, दूरी जो है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, यही दूरी ये है मीटर में, और चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम गाड़ी की जो चाल है इसको 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें अगर आप 5/18 से गुना कर दें, 5/18 से, ये मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कीजिए गुना, क्या आया? 5 तिया 15, जो कि आएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको क्या बताना है? समय। क्या, कैसा समय? खंभे को पार करने में लगा समय। अगर किसी खंभे को पार करता है, गाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करता है, जो उसकी लंबाई क्या है? 150, और चाल क्या हो गया? 15। तो टाइम क्या निकल गया? 10 सेकेंड। समझ गए आप? अगर इस चैप्टर को भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड देखिए, बेहतरीन समझिए। दुनिया का एकमात्र चैनल जो आपको हर चैप्टर डिटेल में कंप्लीट कोर्स कराएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पेड वीडियो नहीं होगा। ये मेरा यानी कि DK ठाकुर का आपसे किया गया जन्मों जन्मों का वादा है। तो आपके लिए दूसरा सवाल तैयार है, आप देखिए इस सवाल को। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? छोटी संख्या। तो आप पहले दो लगातार सम संख्या समझिए। दो लगातार सम संख्या क्या होगा? जैसे 2 है, फिर उसके बाद क्या आएगा? 4, उसके बाद क्या आएगा? 6, उसके बाद क्या आएगा? 8। ये हुआ लगातार सम संख्या। आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी सम संख्या ले सकते हैं। जैसे हम 50 लिए हैं तो 50 2 52 2 54, मतलब किसी भी सम संख्या में आप 2 2 2 प्लस करते चलिए, वो क्या हो जाएगा? लगातार सम संख्या। ठीक है, अब दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगा वो बतानी है। ठीक है, आप समझ गए इस सवाल को? अब देखिए इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए एक संख्या x है। क्या है? x। अगर पहला संख्या हम 50 लिए थे, दूसरा संख्या क्या हुआ था? 50 जोड़ 2 52। अगर हम पहला संख्या x लिए हैं तो दूसरा संख्या क्या होगा? x प्लस 2। गुना अगर इसको करेंगे तो क्या मिलेगा? 528। अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं तो लंबा हो जाएगा और उतना टाइम है नहीं आपके पास। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर आप x का वैल्यू, अगर आप x का वैल्यू 18 रखते हैं, 18 यहाँ क्या हो जाएगा? 18 जोड़ 2 20। 18 गुने 20 528 हुआ क्या? नहीं हुआ ना। 18 गुना तो 36 हो जाता है, 360 ही होता है। तो ये 18 तो हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं बात? अगर आप 20 कहते हैं, यहाँ 20, इधर क्या आ जाएगा? 22। यहाँ 20 और इधर क्या होगा? 22। 0 गुना 2 क्या हो जाएगा? 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। यहाँ क्या है? 8 है। समझ रहे हैं? तो ये भी नहीं हो सकता है। समझ गए आप? अब देखिए, अगर इस 22 को रखते हैं x के बदले में
तो 22 यहाँ क्या हो जाएगा 24। 4 गुणे 2 क्या हो जाता है 8। संभावना है ये हो सकता है। तो आप इसको भी एक बार ट्रायल मार लीजिए। अगर यहाँ पे हम 24 रखें और यहाँ पे क्या रखें, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 24 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 26। 6 चौके 24, 4 आ गया इकाई अंक, जो कि संभव नहीं है। इकाई अंक क्या होना चाहिए 8, जो 22 सेटिस्फाई होता है। देखिए 22, इधर क्या हो जाएगा 2 ऐड होगा तो 24, 4 गुने 2 क्या हो जाएगा 8, जो कि है इसमें। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 22। आप इसको डिटेल में भी बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। आप 528 का गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद उसको वैसे 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है जिनका अंतर क्या हो 2। ठीक है, समझ गए आप उस मेथड से नहीं आए तो बेटर है शॉर्ट इस सवाल का यही होगा। इससे बेहतरीन आप किसी भी तरीक़ा से इसको नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम आपको सलाह देंगे इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएं। ठीक है, तब आप 5G से भी ज़्यादा स्पीड चल पाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए तैयार है। जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूँ तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ जाता हूँ तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही समान दूरी तय करता हूँ। प्रत्येक घंटे में कितनी देर का ठहराव है ये हमको आपको बताना है। आप घबराएं ऐसे सवालों से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे सवालों का आंसर आप विद इन फ्यू सेकेंड्स, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड में दे सकते हैं। तो देखिए इस बड़े से सवाल का नन्हा सा सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट, समझिए इसका कॉन्सेप्ट, और ऐसे सवालों का आंसर आप विद इन फ्यू सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए वो आदमी जो जाता है ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, ठीक है, कहीं रुका नहीं। जब फैमिली के साथ जाता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं जाता है, ये आपको भ्रम में रख दिया गया है। ठीक है, चूंकि वो रास्ते में रुकता है, इसलिए रुकने के कारण जो है, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर कहीं जा रहे हैं, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलिए, 1 घंटा में पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के ही रफ्तार से चलिए, ठीक है, आप चलिए फिर थोड़ा देर रुक जाइए, फिर चलिए फिर रुक जाइए, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ही चलिए, लेकिन बीच में रुक रुक के चलिए, तो लास्ट टाइम जब आपने गंतव्य स्थान पे पहुंचिएगा उस समय का अगर आप एवरेज चाल निकालिएगा तो चाल घट जाएगा। लेकिन आप चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चले हैं, चूँकि आपने टाइम ज़्यादा ले लिया इसलिए आपको लगा कि चाल कम हो गया, लेकिन आपने चाल कम किया नहीं है, बस ठहराव किया है। यहाँ जो सवाल है वो आदमी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही कार चलाता है, लेकिन परिवार के साथ गया है ना, कभी परिवार के साथ जाके देखिए, रुकना भी पड़ता है। ठीक है, रुकने के कारण उसको लगता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता नहीं है। मान लीजिए दूरी 80 किलोमीटर ही है, उसको 1 घंटा लगा होगा। ठीक है, अगर वो सब 60 की रफ्तार से चले तो उसको 20 किलोमीटर का जो दूरी है, अगर 1 घंटा चलेगा तो 20 किलोमीटर दूरी कम चलेगा ना। अगर 80 किलोमीटर हम दूरी मान लेते हैं, बिना रुके उसको 1 घंटा लगेगा। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो 1 घंटे में कितना चलेगा 60, तो 20 किलोमीटर दूरी कम तय किया ना। तो 20 किलोमीटर दूरी जो कम तय किया है, तो जितना समय उसको 20 किलोमीटर जाने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगेगा, ठीक 1 घंटे में वो उतना ही दूर, उतना ही समय रुकता है। ठीक है, तो 1 घंटे में ठहराव जो निकालेंगे वो देखिए कैसे। आप समझ गए अब अच्छी तरह से सब कुछ। तो ठहराव जो निकालना है, देखिए दोनों में डिफरेंस कितना हो जाता है। चाल वही है, चाल नहीं बदला है, बल्कि टाइम जो ज़्यादा लग गया ना,
इसलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। आप इस भ्रम में ना पड़े कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। ठीक है, तो देखिए अगर 80 और 60 डिफरेंस कितना हो जाता है 20, तो 20 वो चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही, ठहर जो गया है इसके कारण उसको लगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल है, लेकिन चलता कितना रफ्तार से है 80 किलोमीटर की रफ्तार से ही। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 20 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो 20/80। ठीक है, क्या निकला 1/4। 1/4 क्या होगा घंटा। ठीक है, 1/4 क्या होगा घंटा। अगर आप इसको मिनट में बदलना चाहें तो आप इसको 60 से गुना कर दीजिए, ये मिनट में आपका आंसर आ गया। मतलब वो आदमी 1 घंटे में अगर 1 घंटा चलता है तो 15 मिनट रुकता भी है। ठीक है, तो ऐसे सवालों का सॉल्यूशन आप माइंड में भी कर सकते हैं, है ना कमाल की बात। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। 2 भाइयों के आयु का अनुपात 5:8 है। ठीक है, 2 भाइयों के आयु का अनुपात 5:8 है और उनके आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। उनकी आयु ज्ञात करें मतलब दोनों की आयु आपको बतानी है। ठीक है, देखिए इस सवाल का प्यारा सा सॉल्यूशन। आयु का जो अनुपात है वो क्या है 5:3। कितना है 5:3। अगर हम ये बात कहें आप यहाँ अंतर बताइए तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे 3। इन दोनों में अंतर कितना है 3 इकाई का, और अंतर प्रश्न में कितना दिया है 12। कितना दिया है 12, समझ रहे हैं आप। 3 एका 3, 3 चौके 12। 1 इकाई का मान कितना निकला 4। तो भाइयों का उनकी आयु ज्ञात करिए, मतलब जो 2 भाई है उनका आयु निकालना है। जो पहला भाई है उसका देख लीजिए आयु क्या होगा 5 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान क्या निकला है 4, तो 5 का मान क्या होगा 4 पंचे 20। दूसरा जो भाई है भाई 2, देखें आप भाई पिक्चर, नहीं देखें समय मिले तो देख लीजिए। भाई 2 जो है उसका देखिए क्या है 8 अनुपात, और 1 अनुपात का मान आप निकाल चुके हैं, 1 इकाई का मान निकाल चुके हैं 4, तो 8 का मान क्या होगा 8 चौके 32। तो आंसर क्या होगा 20/32। क्या होगा 20/32। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है, आप इसको नोट कर लीजिए। हर बार में बोल। एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है। ठीक है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि होता है, मतलब ब्याज का संयोजन छमाही है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 अदा किए तो मूलधन ज्ञात करें। आप इस सवाल को पहले बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, ब्याज का संयोजन छमाही है। ठीक है, अगर ब्याज का संयोजन छमाही है तो टाइम में आप 2 से गुना करें, दर में आप 2 से भाग दें। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही मतलब 6 महीने का, तो 2 बार ही हिसाब जारी हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब देखिए ये जो दिया है ये मिश्र धन दिया है। क्या दिया हुआ है मिश्र धन। क्या दिया हुआ है मिश्र धन। रेट जो है रेट आपका है 8%, लेकिन छमाही संयोजित है तो रेट में आप 2 से भाग लगाएंगे तो नया रेट 4% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम जो है वो है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष 2 1 का 2 2 1 3 3/2 वर्ष। और टाइम में चूँकि छमाही है तो टाइम में भी 2 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष। समझे आप यहाँ तक? अगर ब्याज का संयोजन छमाही हो, समझ रहे हैं,
अगर ब्याज का संयोजन छमाही हो तो दर में 2 से भाग लगाइए, समय में 2 से गुना कीजिए। ठीक है, अब निकालना जो है हमको वो मूलधन निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? मूलधन। ठीक है, समझ गए आप? मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, जहाँ n टाइम होता है। जहाँ n क्या होता है? टाइम। n क्या होता है? टाइम। समझ गए आप इसको? देखिए ये इसका मान दिया हुआ है 1968551। मूलधन आपको निकालनी है, r का मान आपको पता है, n का भी मान आपको पता है। अगर आप इनको सोल्व करें तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाय 25 टू द पावर n। इसको अगर आप सोल्व करें तो क्या आएगा? 26/25 गुने 26/25 गुने 26/25। ठीक है, आपको निकालना क्या है? मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन। अगर आपको मूलधन चाहिए, देखिए जरा ध्यान से, अगर हम मूलधन लाएंगे तो ये 25 गुने 25 गुने 25 ई बगल आएगा। इसके पक्ष में जैसे आएगा तो वो इसके साथ गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना। और ये जो 26 गुने 26 गुने 26 वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। अर्थात इससे भाग। आप यहाँ तक नोट किए? नहीं किए हैं तो कीजिए। हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हम कहाँ तक आ चुके हैं? इस सबको मिटा दें। चलिए, वन 96851 इक्वल टू क्या लिखेंगे? P गुने 26/25 गुने 26/25 गुने 26/25। अगर आप इनको सोल्व करेंगे, देखिए P ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 गुने 25 गुने 25 किसके पास आएगा? 19685 इसके साथ आके गुना हो जाएगा। ठीक है, जो भाग में होता है अगर उसका आप साइड चेंज करेंगे वो गुना में आएगा, और ये देखिए ऊपर मतलब गुना में है, ये कहाँ आएगा? नीचे, मतलब ये भाग में लग जाएगा। समझ रहे हैं आप इसको? अब इसको अगर आप कटाते हैं 26 गुने 26 गुने 26 से, इसको अगर आप कटाते हैं, 1 छूट गया था, ये 11.2 के लगभग में आएगा। ठीक है, लगभग बोल रहे हैं, कंप्लीट नहीं, लगभग में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इसको 11.2 इंटू 25 इंटू 25 इससे अगर आप गुना करेंगे, अगर आप इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 1750000 के लमसम आएगा ये। ठीक है, समझ रहे हैं आप इसको? ये इसके लगभग में आएगा, लगभग में आएगा। ठीक है, तो आपके लिए दूसरा सवाल भी हम तैयार रखे हैं, आप कहीं जाइएगा मत। इस वीडियो में एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट का जो भी बचा हुआ था कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन हम देंगे। आप बने रहे मेरे साथ, आपके लिए दूसरा सवाल तैयार है। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको सोल्व करके इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। दूसरा सवाल तैयार है, वो देखिए। देखिए इस सवाल को, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 10 पर पावर 4, 5 पे आप क्या करेंगे? 4 जीरो चिपका देंगे। 6 पर पावर 6 इंटू 10 पर पावर 3 है, तो 6 पर आप 3 जीरो चिपका दीजिए। 4 पे 1 जीरो चिपका दीजिए। माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़, काम खत्म। ठीक है,
3 बटा क्या हो जाएगा 100, मतलब क्या हो जाएगा 0.03। ठीक है, आप इसको ऐड कीजिए, क्या आएगा 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 6 0 6 5। ठीक है, आप समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, माइनस क्या कर देना है 0.03। समझ रहे हैं आप, क्या हो जाएगा 5 6 0 4। अब क्या 4 तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि इसमें 0.03 को घटाना है। क्या हो जाएगा 3 9 दशमलव क्या हो जाएगा 0.3। आप घटा के खुद बताइए आंसर कमेंट में। आंसर आपने कमेंट में बताया क्या होगा। देखिए ऐसे ऐसे घटाव में जो है ना अक्सर लोग फंस जाते हैं, आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 0.9 यहाँ पे क्या आ जाएगा 97। कैसे समझ रहे हैं आप, यहाँ पे 0 है, 0 में से 3 माइनस होगा नहीं, इधर से पहचान लिया 10 हो गया, 10 में 3 गया 7, इधर बचा 3। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे आप पॉइंट डाल के 2 0 चिपका दीजिए, उसके बाद आसानी से घटाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। तो दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है, आप देखिए उस सवाल को। जरा गौर से देखिएगा इस सवाल को और इसका सॉल्यूशन भी, कहीं आप मिस मत कर जाइएगा, कहीं आप चाहिएगा मत। बने रहे मेरे साथ और देखते रहें बेहतरीन सॉल्यूशन। देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन क्या कहता है, 100 लोग हैं। क्या है 100 लोग हैं और 2 प्रकार के हैं, उनमें से एक ठंडे ड्रिंक्स पी लेते हैं, एक आइसक्रीम लेते हैं। ठीक है, एक ठंडे ड्रिंक लेते हैं और एक आइस क्रीम लेते हैं। कुल जो है 100 है, कुल क्या है 100 लोग, समझ रहे हैं। और 21 लोग जो हैं, 21 लोग जो हैं, सॉरी 21 लोग जो हैं वो दोनों में हैं। 21 लोग क्या करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, समझ रहे हैं आप, ये 21 दोनों में है, डाल दिए। अब कहता है 62 लोग ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं। 62 लोग क्या है, ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं। 21 लोग, देखिए 21 लोग जो है वो ड्रिंक में काउंट होगा और आइसक्रीम में भी काउंट होगा। अगर इधर 21 हो गया तो इधर अब ड्रिंक में कितना बचा, 62 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41। देखिए इनको मिलाइए, 62 हो गया, ड्रिंक का 62 हो गया। ठीक है, अब जो है 86 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं। 86 लोग जो है या तो ठंडे ड्रिंक, या तो आइसक्रीम पसंद करते हैं या ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं। मतलब या में है, दोनों में, या इसमें या इसमें या इसमें। ठीक है, तो 41 और 21 क्या हो गया 62, बचा कितना 24, यहाँ आ जाएगा 24। चूंकि 86 लोग ही या ठंडे ड्रिंक्स पसंद करते हैं या आइसक्रीम पसंद करते हैं। आप सबको देखिए 86 हुआ, हो गया। तो कहता क्या है, आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, आप बताइए। आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या हो गई 24। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो लाइक करें, बने रहे मेरे साथ और देखिए दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। आइसक्रीम आपने देखा क्या आया 24 आइसक्रीम पसंद करते हैं और केवल आइसक्रीम। ठीक है, केवल आइसक्रीम है 24। और आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम यहाँ से है। ठीक है, समझ रहे हैं, आइसक्रीम यहाँ से है तो इसमें दोनों आ जाएगा, 21 और 24 हो जाएगा
45। अगर केवल आइसक्रीम की बात होता तो होता 24। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल। ये सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। सवाल आप लोगों ने देखा, त्रिभुज जो है वो स्टार ए को रिप्रेजेंट करता है, आयत जो है स्टार बी को, और सर्कल जो है, वृत्त जो है स्टार सी को। इसका आप अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद क्या है, जो केवल बी को पसंद, सवाल जो है जो केवल बी को पसंद करते हैं, बी जो केवल बी को कहने का मतलब वो बी में होना चाहिए, सिर्फ बी में और किसी में नहीं। देखिए जैसे हम 20 लेते हैं, ये बी में जरूर है लेकिन ये स्टार मतलब सी में भी है, तो हम ऐसे नहीं लेंगे। 150 देखिए ये भी बी में है लेकिन ये किस में है, ए में भी है, इसको नहीं लेंगे। जो सिर्फ और सिर्फ बी में है उसी को केवल बी में कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या है, 80। देखिए 80 जो है ये किसी अन्य फिगर में नहीं है, 80 और इधर से 10, तो 80 10 कितना हो गया, 90। मतलब 90 लोग केवल बी को पसंद करते हैं, 90 लोग केवल बी को पसंद करते हैं। ठीक है, समझ गए। उनका केवल स्टार ए जो है ओनली त्रिभुज, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में हो उसकी संख्या, जो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में है। यहाँ देखिए 50, ये वाला 50, ये वाला नहीं, ये जो है ये सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है, तो इसको नहीं लेंगे। सिर्फ केवल लिखा हुआ है तो केवल 50, यहाँ पे जो 50 है ये केवल और केवल त्रिभुज में है तो सिर्फ उसको लेंगे। ठीक है, अनुपात बताना था, अनुपात बता दिए। क्या आया, 9:5 या 9/5। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड दूसरा सवाल क्या है। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं, जो दोनों स्टार को पसंद करता है, दोनों को। तो देखिए जो ए, ये क्या है, ट्रायंगल है ए और रेक्टेंगल है बी, तो ए और बी जो दोनों को पसंद करता है उनमें से है देखिए 150। क्या है, 150। और सी जो केवल सी को पसंद करते हैं, तो केवल सी में क्या है, 100। केवल सी में क्या है, 100। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए 2 इधर 3, तो 3:2। ठीक है, आप समझ गए। आपके लिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। देखिए इस सवाल को, जो लोग तीनों स्टार को पसंद करते हैं, तीनों स्टार को ए बी सी, तो ए बी सी जो तीनों में कॉमन है वो देखिए 150 है। ठीक है, 150 है। और केवल बी और सी, जो बी और सी को पसंद करते हैं, देखिए वो क्या है, 20। बी और सी, बी और सी, बी देखिए क्या है, रेक्टेंगल, और सी क्या है, सर्कल। बी रेक्टेंगल, सी सर्कल, तो रेक्टेंगल और सर्कल में जो है वो है 20, तो माइनस कर दीजिए 20, क्या हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत है इसमें। तीनों को 150 और दोनों को बी और जो सी है, बी और सी वो है 20, उसमें से माइनस कर लीजिए, क्या आएगा, 130। ठीक है, दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है, वो देखिए। इस पाई चार्ट को आप पहले गौर से देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट। ठीक है, और पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, पाई चार्ट का एंगल 360 डिग्री का। तो क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण ज्ञात कीजिए। अब इनको, इन सबको जोड़िए तो 100% है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 100% का 360 डिग्री एंगल होता है। 100% का क्या है, 360 डिग्री एंगल। तो 1% का कितना, 360/100। क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण, तो क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण कितने हैं, 17%, तो गुने 17,
इस 0 0 कट गया, 2 से कटाइए 18, 2 से कटाइए 5, 18 गुने 17 306 बटे 5, इसको कटाइए 61.2। तो क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण कितना हो गया? 61.2 डिग्री का। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए क्या है। कुल छात्र 700 हैं, कुल छात्र 700 हैं, यानी कि इन सब को मिला के 700 है, और इन सब को अगर आप मिलाइएगा तो क्या पाइएगा? 100%। ठीक है, 100% का वैल्यू 700 है। तो हमको निकालना क्या है? हॉकी और फुटबॉल को पसंद करने वालों का अंतर। हॉकी देखिए कितना है, हॉकी है 33, फुटबॉल है 28, इनका अंतर कितना हो गया? 5%। क्या हो गया? 5%। तो हमको क्या निकालना है? अंतर ना। तो अंतर क्या हो गया? 5%। तो कुल छात्र कितना है? 700। 700 का क्या निकाल देंगे हम लोग? 5%, जो कि आएगा 7 5 35। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या है। अब देखिए सवाल है, फुटबॉल की तुलना में कबड्डी, किससे तुलना कर रहा है? फुटबॉल से। तो आप पहले फुटबॉल को नीचे रख लीजिए। ठीक है, इसका तुलना किससे करना है? कबड्डी। फुटबॉल की तुलना में फुटबॉल, कबड्डी पसंद करने वालों छात्रों का अनुपात। तो कबड्डी कहाँ है? 22। समझ रहे हैं आप बात को? कैसे ये नीचे आ गया? तुलना इसी से कर रहा था, तुलना जिससे करेगा वो बेस होगा। तो 22/28 कटाइए 11 14, तो इसका क्या हो गया अनुपात? 11/14। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन था 3 मई 2016 सेकेंड शिफ्ट का, वो हमने 2 पार्ट में पूरा कर दिया। अब हम दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।